शायद ने उस बिल को ना पढ़ा होता तो शायद हमें मालूम भी ना होता है कि जीएसटी का वजह क्या। मेरी बात अखिलेश यादव खामोश, बीएसपी खामोश, कांग्रेस खामोश, सब के सब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए, उस सब में खड़े हो गए। मेरे कायद और इम्तियाज जलील साहब एक अलग सब में खड़े हो गए। वो आपके लिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सोचना आपको है, फैसला आपको करना है। आने वाली 27 तारीख को एक दिन का गलत फैसला 5 साल आपको पछताना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि मैंने जज्बात में आकर दूसरी नाकारा को दोबारा एमएलए बना दिया जो 5 साल पलट करके हमारी तरफ नहीं आता। 27 तारीख को आपका चुनाव निशान पतंग है। पतंग वाले चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबा करके जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है और अपने दरमियान से एक ऐसे बड़े मुजाहिद को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना है जो अल्लाह के अलावा दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता। आप जानते हैं, मुझे नहीं बताने की जरूरत है कि आपके बारे में आप सब कुछ जानते। मैं इन बातों के साथ बस आपसे अपील करने आया था। अब आपके दरमियान में आपके कायद खुले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष जनाब राशिद जमील साहब, प्रत्याशी विधानसभा के जिनका निशान पतंग है, और मंच पर बैठे हुए जनाब जगजीत सिंह साहब, प्रिंसिपल गांधी इंटर कॉलेज, जनाब सचिन माइकल साहब जो पुलिस की नौकरी छोड़कर आए हैं, मोहम्मद शकील खान साहब, मोहम्मद अल्ताफ साहब, जनाब अहमद मेकरानी साहब, सुमरीन फातिमा साहिबा जिला सदर खवातीन एमआईएम, रईस रहमानी साहब, फेरोज भाई साहब, फरमानुल्लाह कासमी साहब, मौलाना एहसानुल्लाह कासमी साहब, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूँ और आपको ये बताने आया हूँ कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा एमआईएम पार्टी है, जिसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब हैं, और हमने ये तय किया कि अगर आप तमाम उत्तर प्रदेश की आवाम और जनता भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से सत्ता देती है, तो इसका पहला मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब को बनाएंगे और 2.5 साल के लिए दलित समाज से किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, एक निषाद समाज से और एक अतिपिता समाज से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो सामाजिक न्याय को अमली जामेनामा पहनाने का काम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा कर रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि हिस्सेदारी की लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को अपने वोट और अपनी सरपरस्ती और रहबरी से कामयाब करिए। आप जानते हैं कि विधानसभा में बहुत से काम होना बाकी है और खास तौर से बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है विधानसभा का।
और बेरोजगारी इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि कोविड की दूसरी महामारी के बाद कई नौजवान जिनके पास नौकरी थी, रोजगार था, वो खत्म होकर रह गया। और बीजेपी की सरकार ने, चाहे वो मोदी की हुकूमत हो या योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, उन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। मेरे इज्जतदार और माँ और बहनें जानती हैं कि कीमतें आसमान को छू रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ चुकी है कि आज गरीब अपने घर के खर्चों को कम करके डीजल और पेट्रोल अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल में डलाता है। गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है कि 1400 रुपये के करीब गैस का सिलेंडर गरीब को मिलता है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को 300 से ज्यादा विधायक उनके कामयाब करवाए, मगर इस पौने 5 साल के अरसे में बीजेपी ने सबसे बड़ा धोखा किया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों से 70 लाख नौकरियों का वादा किया और वो झूठा साबित हुआ। शिक्षा के नाम पर मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री बता दे कि उन्होंने इस विधानसभा में कितने स्कूल कायम किए, कितने कॉलेज कायम किए, कितने डिग्री कॉलेज कायम किए, तो नहीं बता पाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में 4% से ज्यादा बेरोजगारी हो चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज उत्तर प्रदेश में 50% जिन नौजवान बच्चे और बच्चियों के पास टेक्निकल एजुकेशन की डिग्री है, वो नौकरी की तलाश में है। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होल्डर है 65% के करीब, वो नौकरी की तलाश में है, मगर बीजेपी ने इनको नौकरी नहीं दी, ना बीजेपी ने इनकी कोई मदद की। जब कोविड की महामारी हुई तो उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पानी पर गरीबों की लाशें बह रही थी। वो लाश किसी की मां की थी, किसी के पिता की थी, किसी के पत्नी की थी, किसी के बेटे की थी। दुनिया ने देखा कि गरीबों के पास अपने मां और पिता के अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जमीन पर उसको दफना दिया, या किसी को जमीन या कब्रिस्तान नहीं मिली तो दुनिया ने देखा कि नदी के किनारे कुत्ते किसी के बाप और किसी की मां की लाश को नोच कर खा रहे थे। अब फैसला आपको करना है कि इन तमाम नजारों को देखने के बाद भी क्या आप ये डबल इंजन की सरकार का साथ देंगे? जब आपको जरूरत थी हाथ थामने की, उन्होंने आपके हाथ को नहीं थामा। जब जरूरत थी आपकी आंखों से बहने वाले आंसुओं को पोंछने की, तो उन्होंने अपनी नजरों को आपसे मोड़ लिया। जब जरूरत थी कि आपको कोई दिलासा दिलाए, मगर इन्होंने आपको दिलासा नहीं दिलाया। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज बुजुर्गों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, ये चुनाव इसीलिए होता है कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए और आवाम अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करे। आज हम आपसे अपील करने आए हैं कि बीजेपी की सरकार के ये पूरे कारनामे आपके सामने हैं। जब मुख्यमंत्री से सवाल किया जाता है इन बातों का, तो मुख्यमंत्री की जबान से निकलता है 80 और 20% की बात करते हैं। जब मुख्यमंत्री से पूछा जाता है कितने स्कूल आपने बनाए शिक्षा के लिए, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मई जून में मैं बर्फ डालूंगा। जब मुख्यमंत्री से पूछा जाता है कि अंतिम संस्कार करने के लिए गरीबों को लकड़ी नहीं मिली, न दफनाने के लिए जमीन नहीं मिली, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने शमशानों में लाइट लगा दी। आप बताइए कैसा मुख्यमंत्री है ये, कि क्या क्या कह देता है कि अप्रैल मई जून में बर्फ डालेंगे, और देश के प्रधानमंत्री उनको मजबूरन इस बात को कहना पड़ा
इसी जिले में आए थे प्रधानमंत्री, आकर कहना पड़ा कि आवारा पशुओं के लिए 10 मार्च के बाद फैसला किया जाए। देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में आवारा पशु बढ़ गए। किसान को 2 रोजगार मिल गए, एक तो दिन में खेती करो और रात में जागकर अपनी खेत की रखवाली करो। आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि 10 तारीख के बाद मैं कुछ करूंगा। ये कुछ करूंगा का मतलब ये है कि जब 2014 में मैं कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, कुछ नहीं हुआ। कुछ करूंगा का मतलब यह है कि हर एक के अकाउंट में 15 लाख डाल दूंगा, 15 पैसे नहीं आए वही करूंगा। देश के प्रधानमंत्री इस तरह की जुमलेबाजी कर चले जाते हैं। मैं हमारे ओबीसी समाज के नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आपको हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी ने आपसे वोट लिया, सत्ता जब मिल गई तो बाबा को राज पर बिठा दिया। अब ये ओबीसी समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि आप इसके साथ धोखा हुआ या नहीं हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के प्रधानमंत्री इतना अहंकार में डूबे हुए, गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो चुके कि अब देश के प्रधानमंत्री अपने आप को देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का चौकीदार नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री ये समझ रहे हैं कि मैं दिल्ली का बादशाह सलामत बन चुका हूं। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबान से ये जुमला निकला कि उत्तर प्रदेश की जनता मुझसे कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनसे कह रही है कि हमने मोदी का नमक खाया, उसको इसलिए वोट देंगे। आप बताइए ये कोई बात है? हम सब आपके वोट की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से, आप जब धूप में, चिलचिलाती धूप में खड़े होकर वोट डालते तो हम जीत कर जाते। आप हम पर एहसान करते ताकि हम आपके एहसान का बदला एहसान से करें। मगर देश के प्रधानमंत्री ये समझ रहे कि मैं भारत का बादशाह बन चुका हूं, लोग मेरा नमक खा रहे हैं। आप बताइए ये प्रधानमंत्री की सोच है। हम देश के प्रधानमंत्री को इस जिले से, उत्तर प्रदेश से पैगाम देना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री, आपने भी बचपन में और आप जब किसी रेलवे स्टेशन पर चाय बेच रहे थे और जब आप देश के प्रधानमंत्री बन गए, आपने देश का नमक खाया, कोई आपका नमक नहीं खाता है। अगर कोई कहता है कि मैंने मोदी का नमक खाया तो वो देश का वफादार नहीं है। हम तमाम देश का नमक खाते हैं, किसी प्रधानमंत्री का नमक नहीं खाते, क्योंकि प्रधानमंत्री को बनाने वाले देश की जनता है। ये लोकतंत्र है, ये लोकशाही है। मगर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप मुझे और ताकत दो, ताकि जितनी ताकत देंगे मैं उतनी ताकत से फैसले लूंगा। आपने मोदी को इतनी ताकत दी कि 280 से 300 इनके सांसद बना दिए। तो उन्होंने ताकत तो ले ली मगर नोटबंदी कर दी। ताकत तो ले ली और एक यूपी के मजदूर को कहा कि जाओ बेटा निकलो, मुंबई से तुम निकलो और बैरेज तक पहुंच जाओ, पैदल जाओ, क्योंकि आपने उनको ताकत दी थी। आपने मोदी को इतनी ताकत दी कि उन्होंने 2 घंटे में पूरे मुल्क को बंद कर दिया, गरीबों को बर्बाद कर दिया। आपने मोदी को इतनी ताकत दी कि मोदी ने जीएसटी लगा दिया। याद रखिए, अगर मोदी प्रधानमंत्री है और योगी आपको राशन दे रहे हैं तो अपने जेब से नहीं दे रहे, वो इसलिए दे रहे हैं कि अगर कोई डीजल और पेट्रोल खरीदता है तो उन पैसों से गरीब को राशन मिलता है। और 3 साल से उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड मिला ही नहीं किसी गरीब को। आपको मिला नया राशन कार्ड? नहीं। अब ये बोलते हमने राशन किया, राशन किया, राशन किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक गरीब मां
अपने भूखे बेटी को अगर खिलाने के लिए, उसकी भूख को मिटाने के लिए बिस्किट का पैकेट खरीदती है तो उन पैसों से जीएसटी मिलता है। तो देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि पूरा खजाना मेरा है देश का। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, बादशाह नहीं है, मगर देश के प्रधानमंत्री इस तरह का जुमला अदा करके कि मोदी का नमक खाने का जो बात कही है वो हम तमाम की तौहीन किया, उन्होंने हमको नीचा दिखाया उन्होंने किस तरह की बात करके। देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात नहीं करना था, मगर वो जानते हैं कि उनकी मानसिकता ये है, उनकी सोच ये है कि मैं बड़ा हूं और सब मेरे से नीचे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके सामने एक विकल्प है। बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी मिल गए हैं, हमने अपने दिलों को मिला लिया है और हमारी कोशिश ये की है कि हिस्सेदारी की लड़ाई में आपको अपना हिस्सा मिले। समाजवादी पार्टी के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि जब समाजवादी पार्टी के मुखिया से, अध्यक्ष से एक मीडिया के चैनल ने पूछा कि बताइए अखिलेश, कर्नाटक में जो हिजाब और निकाब का मसला चल रहा है इस पर आप क्या बोलेंगे, तो अखिलेश ने कहा सुनाई नहीं दे रहा। जब उनसे पूछा गया मुस्लिम वोट के बारे में बताइए बहरेज के, तो कहा गया नहीं सुनाई दे रहा है। मेरे भाई, जो राय नहीं रख सकता, जो अपनी बात को कह नहीं सकता आपके बारे में, और फिर इनके चमचे इस विधानसभा में आपके इलाकों में आकर कहेंगे कौम 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 कौम, ये कौन सी कौम से मोहब्बत है कि तुम्हारा अध्यक्ष हिजाब और निकाब पर जबान नहीं खोल सकता? क्यों नहीं खोल सकता? डरते हैं कि अगर बोलेंगे तो वहां का वोट नहीं मिलेगा, फिर यहां का वोट कैसे मिलेगा? अरे ये तो अपना कैदी है, इसको डराओ बीजेपी से, डर के वोट दे देगा। इसको कुछ भी करो, इससे कहो कि दरी बिछाओ, ये दरी बिछाएगा। उसको मन से ढकल दो, फिर भी वो हमारे साथ ठहरेगा। इसको उसका हक मत दो, फिर भी हमारे साथ ठहरेगा। इसको दबा दो, फिर भी हमारे साथ ठहरेगा। आपकी वोट की अहमियत नहीं है समाजवादी के पास, आपकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि आप हालत मजबूरी में डर कर बीजेपी से डर कर उनको वोट देते हैं। आज ओवैसी आपके दरमियान में आकर कह रहा है कि डर की बुनियाद पर नहीं मुझे वोट दो, आप उम्मीद की बुनियाद पर वोट दो, खौफ की बुनियाद पर नहीं बल्कि दिमाग पर वोट दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या किया समाजवादी पार्टी ने? 2012 से 17 इनकी सरकार थी। अखिलेश ने वादा किया था कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को रिजर्वेशन दिया जाएगा। सत्ता मिली तो अपने पूरे परिवार को बड़े बड़े चीजें दे दी, मगर वो समाज जिसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए था नहीं मिला। यहां पर क्या स्लॉटर हाउस का परमिशन दिया? हमारे कुरैश बिरादरी के लोग जो बरसों से उनका वो आबाई कारोबार है वो बंद हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को, भारत की लोकतंत्र की हकीकत है, वो हकीकत ही है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा उसी की इज्जत की जाएगी। जिस समाज के पास उसका नेता होगा उसकी बात सुनी जाएगी। जिस समाज के पास उसका नेता नहीं होगा वो किसी और नेता की गुलामी करना, कैदी बनकर रहना और दूसरे दर्जे का शहरी बनकर रहना पड़ता है। आप बताइए, आप कितने बार समाजवादी को वोट दिए? कहां जीत गए होंगे शाह साहब? ये शाह तो बन गए होंगे, मगर आपको क्या मिला? कि जो शाह बनकर गए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, एक तकरीर बता दो शाह साहब की, जिन्होंने CAA NPR प्रोटेस्ट में जो 22 मुस्लिम बच्चों को उत्तर प्रदेश में गोली मारकर उनको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, कि यासर शाह ने एक लफ्ज उठाए उन बच्चों के बारे में? क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने रिपोर्ट ली कि इन बच्चों को हत्या करने के लिए गोली चलाई गई।
जब चुनाव आता है तो बोलेंगे कौम कौम एक हो जाओ, बीजेपी को हराना है। और जब चुनाव हो जाता है, जब सीनों पर गोलियां चलती हैं, तो गूंगे अंधे और बहरे बनकर बैठ जाते हैं। याद रखिए, आपको ऐसे लोगों को अपना विधायक नहीं बनाना है। आपको एक बेबाक आदमी को अपना विधायक बनाना है जो मजलिस का प्रत्याशी आपके सामने है। एक बार आप इनकलाब पैदा करो, लोग आपसे पूछेंगे, समाजवादी के बसपा के लोग बोलेंगे, अरे ओवैसी के पार्टी के अगर चंद विधायक कामयाब हो गए तो क्या करेंगे? जाकर बिहार की विधानसभा में पूछ लीजिए आप, मजलिस के 5 विधायक हैं। जब बिहार की विधानसभा में अख्तरुल ईमान खड़ा होता है तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थरथराना शुरू कर देता है। जब पार्लियामेंट में 540 की पार्लियामेंट है, मजलिस के सिर्फ 2 सांसद हैं, एक असदुद्दीन ओवैसी, एक इम्तियाज जलील। और जब दोनों में से कोई एक खड़े होकर 5 मिनट के लिए बोलने का मौका मिलता तो 5 मिनट की हमारे भाषण में 300 बीजेपी के एमपी खड़े होकर हमारा इस्तेमाल करते हैं। ये मिजाज आपको मिला, ये मिजाज मुझे आपसे मिला, ये मिजाज आपने दिया मुझे, और अल्लाह का करम है, फजल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मिजाज मजलिस पैदा करना चाहती है। जमहूरियत में, लोकतंत्र में आपको लड़ना पड़ेगा। सिर्फ रोने से आपको हक नहीं मिलेगा, सिर्फ जज्बाती नारे लगाने से आपको हक नहीं मिलेगा, जज्बाती तकारीर भाषण देने से आप थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे, मगर आपका हक नहीं मिलेगा। हक कहां मिलेगा? जब आपके वोट और मतदान से जो विधायक सांसद जीत कर जाता है असेंबली में, विधानसभा में, वहां पर जाकर वो लड़े आपके लिए, पूछे सरकार से कि बताओ मेरी विधानसभा में ये तकालीफ है, ये विकास का मसला है, शिक्षा का मसला है, अस्पताल का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, रोड नहीं है, पीने को पानी नहीं है। और बीजेपी जब से जीती, अल्पसंख्यक समाज के महलों को नजरअंदाज करके रख दिया गया। क्यों नजरअंदाज किया गया? ये कौन पूछेगा? समाजवादी पूछेंगे? आप गलतफहमी में हैं। जिसका अध्यक्ष निकाब और हिजाब पर जबान नहीं खोल सकता, जो मेरे साथ पार्लियामेंट में बैठकर CAA पर कुछ नहीं बोल सका, जो मेरे साथ पार्लियामेंट में बैठकर अखिलेश यादव ट्रिपल तलाक का 3 कानून आया, तो ट्रिपल तलाक का जब कानून पार्लियामेंट में आया तो अखिलेश यादव क्या कह रहे थे मालूम आपको? मैंने लखनऊ से आगरा रोड बनाई। मामला ट्रिपल तलाक का है, हमारा मसला है, हमारी शनाख्त को, हमारे कल्चर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोलते? मालूम कि आप इनके मोहताज हैं, आप डरते हैं इनसे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आए हैं, एक अच्छा फैसला लीजिए, यकीनन हराइए बीजेपी को। हम भी, ये हमारी ख्वाहिश है कि दोबारा योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने, दोबारा 24 में मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ना बने। मगर याद रखिए, बीजेपी को हराना सिर्फ ओवैसी की जिम्मेदारी नहीं है, बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी राहुल की भी है, अखिलेश की भी है और बहन मायावती की भी है। मगर हमारा मामला क्या है? हमारा मामला क्या है? नहीं, जिंदगी मौत का मामला आ गया। चुनाव आ गया तो जिंदगी मौत का मामला आ गया। और जब चुनाव हो जाता, रोज आप मरते हैं, एनकाउंटर होता है, जेल में जाते हैं, पुलिस के जुल्म का शिकार होता है। बताओ फिर कहां है? क्या जिंदगी गुजारेंगे हम? मेरे भाई, एक अच्छा फैसला लीजिए। हम आपसे ये बताने आए हैं, आपसे गुजारिश करने आए हैं कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाब करिए, कुशवाहा और ओवैसी को पर एतमाद करिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं यहां पर आया हूं तो अपनी जाती मकबूलियत के लिए नहीं आया हूं, मैं आपके जबान से अपनी
सुन लो मेरी इस बात को, मैं किसी नवाब खानदान में पैदा नहीं हुआ, मैं किसी आलाजात के खानदान में नहीं पैदा हुआ। मेरे बुजुर्गों ने मेहनत की, जुस्तजू की, खूब मेहनत की। हमारे बुजुर्गों को जेल में डाल दिया गया 11 महीने तक। हमारे घर के पानी को बंद कर दिया गया था आज से 65 साल पहले। हमारे घर के बैंक अकाउंट्स को बंद कर दिया गया था। तो खाक और खून के दरियाओं से गुजरकर असदुद्दीन ओवैसी यहां तक आया है। मेरा सियासी सफर, मेरी जिंदगी का सफर कोई मेहनत से नहीं शुरू हुआ। मैंने गरीबी को भी देखा, मैंने पुलिस के जुल्म को भी देखा। मेरे दिसंबर 22 सितंबर 1999 को मेरी विधानसभा में मुझे पुलिस ने पीटा, सारे रोड के ऊपर मेरे सर पर 18 कांटे लगे, पूरी पीठ पर लहूलुहान कर दिया गया था। ओवैसी कोई महलों से चलकर नहीं आया तुम्हारे दरमियान में, याद रखो। मैं किसी रईसजादे का बेटा नहीं हूं, एक मेहनत कश का बेटा हूं। मैं बेबाक शख्स का बेटा हूं जिसने मुझे सिखाया कि डरना नहीं, बातिलों से समझौता नहीं करना और सच्ची बात को बयान करना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमको सिखाया गया। हम हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मजाले नहीं करेंगे, हम हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मजाले नहीं करेंगे। और जो लोग आपसे कह रहे हैं कि सपा को वोट दे दो, वो बुज़दिली के मजाले कर रहे हैं, वो एक तरफा मोहब्बत कर रहे हैं। कि कब तक एक तरफा मोहब्बत होगी? मोहब्बत तो दो तरफ की होती है ना। नहीं, खाली बस उनसे मोहब्बत है, वो बेचारा आपको देखता ही नहीं, वो आपको अपना महबूब मानता नहीं, पर आप सिर्फ देखते रहते हैं। हमारा उससे मोहब्बत करते हैं, क्या किया? खाली दो हाथ से बचती है ना, साथ बचा रहे, एक हाथ से गाली बचती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा फैसला लीजिए, मजलिस को मजबूत करिए। ये आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, अहमियत नहीं है। कभी आप सिर्फ ये बताने के लिए कह रहे हैं कि आखिर हमारी गाड़ी पर गोलियां क्यों चलाई गई, आखिर हमारी गाड़ी पर ही क्यों चलाई गई। गोली चलाने वाले ने पुलिस को कहा कि वो इसी को 3 महीने से उसका पीछा कर रहे थे। हाँ, इसी तरह जनसभा में थे, मगर जनता की भीड़ थी, उस पर गोली नहीं चला सके। तो हमने टोल गेट के पास इंतजार किया कि करीब से उसको गोली चलाकर उसको खत्म कर देंगे। आखिर हम पर ही गोलियां क्यों चलाई गई? कभी सोचो आप, हमारी जिंदगी की अहमियत नहीं है। हम और आप सब आए जाएंगे, एक दिन जमीन की ग़िज़ा बनेंगे, हमारी हड्डियां गल जाएंगे जमीन में। मगर याद रखिए, जिंदगी में आप क्या करके जाते हैं वो पूछा जाएगा। दौलत कितनी कमाई नहीं पूछा जाएगा, शोहरत कितनी कमाई नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि तूने दौलत और शोहरत कमाई, तूने गरीबों को और मजलूमों को कैसे इस्तेमाल किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मौत तो जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। सबको जाना है इस दुनिया से, जो आएगा वो जाएगा, कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। हम भी जाएंगे, मगर जब तक रब्बे करीम हमको जिंदा रखेगा, इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा आपके लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। अगर मौत लिखी है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर मौत लिखी है तो हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह, हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका। अल्लाह ने बहुत चीज दिया, हमको बहुत चीजों से नवाजा। हम तो अपने ख्वाब में भी नहीं सोचे थे। अगर कोई मुझसे कहता है कि 25 साल पहले तुम बहरेज के इस जगह पर आकर ओवैसी तुम तकरीर करोगे, इतनी बड़ी तादाद में सरों का समंदर होगा, तो मुझसे कहते कि भाई तू क्यों मजाक कर रहा हो। हम हैदराबाद के 4 मीनार के विधायक थे, मगर एक जज्बा है, एक तकलीफ होती है हमको। हम बराबर ही चाहते हैं, मैं नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बराबर ही चाहता हूं, मैं अपना मुकाम देखना चाहता हूं। मैं भारत को जब मजबूत कब होगा, जब आप मजबूत होंगे। भारत कैसे मजबूत होगा? अगर उत्तर प्रदेश के 10 में से 7 मुस्लिम बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो भारत कैसे मजबूत होगा बताओ? जब 4% मुसलमान
फिरौन है, एक यजीद है, एक फिरौन है। आप किसको आग देंगे? आप समझ चुके हैं ना? एक यजीद है, एक फिरौन है। आप यजीद को जाएंगे तो फिरौन आ जाएगा। फिर आप 5 साल के बाद बोलेंगे नहीं, फिरौन को हटा दूंगा, यजीद को लाऊंगा। यही तो तमाशा हो रहा है। हम आपसे क्या कह रहे? अगर यजीद और फिरौन है तो तुम हुसैनियत का परचम उठा लो। मसावात का, हिस्सेदारी का परचम उठा लो। यही पैगाम आपको देने आए हैं। अगर घर के सामने नागनाथ और सांपनाथ खड़े हैं तो किसको बुलाएंगे आप? नागनाथ सांपनाथ को अगर भगाना है तो मदारी को बुलाइए, वो आपके सामने खड़ा है। पूरे एतमाद के साथ आप यहां से मजलिस के प्रत्याशी को कामयाब करिए और हम आएंगे जरूर। ये सरजमीन एक शहीद की सरजमीन है। ये सरजमीन कायरों की सरजमीन नहीं है, ये सरजमीन शहीद की सरजमीन है। इस सरजमीन में शहीदों का खून शामिल है और हम जानते हैं कि शहीद मरता नहीं है। इसीलिए किसी ने कहा था